देखेंगे कार्यपत्रक 61 जिसमें है एक अनुच्छेद जिसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति थे प्रथम, गांधी की असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश के किसानों की समस्या को दूर करने के लिए अनेक प्रयास व आंदोलन किए। भूकंप पीड़ितों की सेवा अत्यंत परिश्रम के कारण वे शीघ्र ही लोकप्रिय नेता बन गए। वकालत की शिक्षा प्राप्त करके थोड़े ही समय में उन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। वे इनके विचारों से इतने प्रभावित थे कि वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। यही आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताया गया है कि वो किस तरह से गांधी जी से प्रभावित थे और उनके साथ में उन्होंने असहयोग आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस आंदोलन में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी के विचारों से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने? भूकंप पीड़ितों की सहायता करने व अधिक परिश्रम करने के कारण। राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी? क्योंकि वे गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और अपनी वकालत छोड़ दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। परिश्रम का समानार्थी होता है मेहनत। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रभावित, अप्रभावित, लोकप्रिय, अलोकप्रिय, सहयोग, असहयोग, सफल, असफल। वाक्य पूरा कीजिए। काके की क्यों यूज करना है आपको, ये संबंधवाचक कारक होते हैं। तो देखिए, डॉक्टर प्रसाद ने किसानों की समस्या को दूर किया। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने भूकंप पीड़ितों की बहुत सहायता की। आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अहम भूमिका निभाई। तो इस तरह से आपको यूज करना था काके की। यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या नया करना चाहेंगे? कोई 2 कार्य संक्षिप्त में लिखिए। हम देश से भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश करेंगे। तो 62 का सॉल्यूशन सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। एक समय की बात है जब गधे जंगल में ही रहते थे। वे सारा दिन घास खाते और पेड़ की छांव में आराम किया करते थे। एक दिन चालाक लोमड़ी गधे से बोली कि तुम जंगल से भाग जाओ, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। गधे ने सोचा मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए और वह गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में गधे को एक नदी मिली जहाँ धोबी कपड़े धो रहा था। गधे ने धोबी से पूछा क्या मैं गाँव में रह सकता हूँ? धोबी ने कहा रह सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, फिर तुम गाँव में रह सकते हो। गधे ने कहा ठीक है, और उस दिन से गधा धोबी के पास रहने लगा। तो ये कहानी है। अब कहानी को पढ़ करके आपको प्रश्न देने हैं। प्रश्न जो दे रखे हैं उनके उत्तर देने हैं। गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? चालाक लोमड़ी ने। जंगल को हम और किस नाम से जानते हैं? वन, अरण्य। छाप का दूसरा अर्थ क्या है? छाया। कौन कौन से पशु घास खाते हैं? गाय, भैंस, घोड़ा। दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाएं। लोमड़ी क्या होता है? जंगली जानवर। गधा पालतू जानवर। चीता जंगली जानवर। कुत्ता पालतू जानवर। दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। नीता धूप में चलते चलते थक गई और रुक कर पेड़ की धूप का हो जाएगा अपोजिट विलोम शब्द। छांव में आराम करने लगी। लोमड़ी चालाक जानवर है, लेकिन गधा क्या है? चालाक का हो जाएगा मूर्ख जानवर है। मुझे गांव अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बहन को गांव का हो जाएगा शहर अच्छा लगता है। आज स्कूल बंद है, बंद का हो जाएगा अपोजिट, लेकिन कल खुल जाएगा। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 62, वर्कशीट 62। अब देखेंगे कार्यपत्रक 63 जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले गद्यांश, जिसे पढ़ करके आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 63 का सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर कार्यपत्र। गर्मी का मौसम है, मीना के गांव में बहुत कड़ी धूप है। धूप के कारण दिन भर प्यास लगती है। मोहन बार बार पानी मांगता है। इससे मीना और सीमा तंग आ गई है, पर क्या करे, मोहन का हाथ पानी की मटकी तक नहीं पहुँच पाता है। गर्मी का यह मौसम आम और तरबूज का भी है। भोर होते हुए यानी सुबह होते ही मीना और सीमा पेड़ के नीचे आम ढूंढने निकलती हैं। रात में अगर तेज हवा चली हो तो दोनों और भी खुश हो जाती हैं। नमक और मिर्च लगाकर हरे आम अर्थात कैरी खाना मीना को बहुत पसंद है। साल में 4 तरह के मौसम आते हैं। यहाँ गर्मी के मौसम की बात की गई है। शेष 3 कौन से मौसम हैं? सर्दी, वर्षा और वसंत। रात में तेज हवा चलने से मीना और सीमा क्यों खुश होती है? क्योंकि तेज हवा से आम झड़ जाते हैं और मीना और सीमा को बहुत सारी कच्ची कैरी खाने को मिल जाती हैं। इस समय कौन सा मौसम है? इस मौसम में कौन कौन से फल आ रहे हैं? तो ये वर्षा का मौसम है। इस मौसम में सेब, केला, सिंगाड़ा, मूंगफली, मक्का आदि आते हैं। आपने अपने घर के आसपास किन किन फलों के पेड़ देखे हैं उनके नाम लिखिए। साथ ही अपने पसंदीदा फल का नाम भी लिखिए। केला, आम, अमरूद, पपीता, जामुन के फल के पेड़ देखे हैं हमने, और इनमें से मुझे आम बहुत पसंद है। शिक्षक से हुई चर्चा के आधार पर 6 ऋतुओं के बारे में। शरद ऋतु आपने सुना होगा, 6 ऋतुएं होती है हमारी मेन जो कि होती है वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत।
तो इस तरह से ये डन होता है कार्यपत्रक 63 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे कार्यपत्रक 64 जिसमें है पद्यांश जैसे पढ़ करके उत्तर देने हैं आपको। अम्मा चलकर देखो मैंने क्या कमाल दिखाया है, पौधा जो रोपा था उस दिन फूल उस पर आया है, उस दिन की ही मेहनत से अब फूल खिला कितना प्यारा, जिस दिन ढेरों फूल खिलेंगे महक उठेगा घर सारा। तो यहाँ पर ये कविता दे रखी है जिसे पढ़कर के आपको उत्तर देने हैं। जैसे उपयुक्त कविता का शीर्षक हो सकता है, ये है मेहनत की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा मेहनत के फूल। कविता में से विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखिए। कमाल, मेहनत, प्यार, ढेरों, प्यारा, ढेरों, सारा, ये तरह जो है विशेषण बता रहे हैं, अर्थात संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। बच्चे की मेहनत से फूल खिला है। आप मेहनत से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी नौकरी पा सकते हैं, अधिक पैसे कमा सकते हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे हम उतने अच्छे मार्क्स आएंगे हमारे एग्जाम में, और मार्क्स अच्छे आएंगे तो हमें आगे जाकर अच्छी नौकरी मिलेगी, और अच्छी नौकरी मिलेगी तो हमारे पास में खूब सारा पैसा आ सकता है। पौधा हम लगाते हैं, उसे पाल पोष कर बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, समय पर पानी देना चाहिए, जरूरत पड़ने पर खाद देना व गुड़ाई करनी चाहिए। इस पद्यांश में से तुकबंदी वाले शब्द को लिखिए। तुकबंदी यानी एक जैसे दिखने वाले शब्द, जो इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा दिखता है बट अर्थ अलग अलग होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। जैसे दिखाया, आया, प्यारा, सारा। कविता के सारे अनुसार ढेरों फूल कब खिलेंगे? कविता के अनुसार जब हम मेहनत करके पौधे लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे तो उसमें ढेरों फूल खिल जाएंगे। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 64 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 65 जिसमें है एक विज्ञापन जिसे पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो ये विज्ञापन है नगर निगम जयपुर से संबंधित समस्याओं का समाधान। अब एक ही नंबर दे रखा है यहाँ पर 2746-400 पर अपनी शिकायत फ़ोन से घर बैठे दर्ज कराएं। आपको भी समस्या हो आपकी सफाई में या किसी और से रिलेटेड, तो आप नगर निगम के इस नंबर पर डायल कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। सफाई संबंधित, सीवर संबंधित, आवारा पशु संबंधित, सड़क समस्या या घर घर कचरा संग्रहण में अगर कोई दुविधा आ रही है तो उसके द्वारा। तो फ़ोन द्वारा शिकायत दर्ज करनी है तो निम्न बातों की जानकारी देनी होगी। आपको दे रखा है शिकायत की श्रेणी है फ़ोन या मोबाइल नंबर, पता, वार्ड नंबर, शिकायतकर्ता का नाम, कॉलोनी का नाम, शिकायत का विवरण। शिकायत दर्ज होने पर शिकायतकर्ता को शिकायत क्रमांक दिया जाएगा तथा आपके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज भी आएगा। तो ये नगर निगम जयपुर द्वारा जनहित में जारी हुआ है विज्ञापन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं? 2747-400 पर। आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं? सफाई संबंधित, सीवर संबंधित, आवारा पशु संबंधित, सड़क समस्या संबंधित, घर घर कचरा संग्रहण संबंधित। शिकायत दर्ज करवाते समय आपको किन किन बातों की जानकारी देनी होगी? शिकायत की श्रेणी और शिकायतकर्ता का नाम। यह विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है? नगर निगम जयपुर के द्वारा। विज्ञापनों से हमारा जीवन सरल हो जाता है। कैसे? विज्ञापनों से हमें अनेक बातों की जानकारी प्राप्त होती है जो कि हमें नहीं पता होती है, और घर बैठे ही समस्याओं का सरलतापूर्वक हल हो जाता है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 65 का सॉल्यूशन। साथ ही हमने देखा 66 से कंटिन्यू। तो यहाँ एक कविता दे रखी है जिसे पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए यहाँ पर हाथी और शेर की ये कविता है। हाथी बोल रहा है, कहो शेर सिंह कहाँ चले तुम ढीले ढीले, रूप रंग उड़ गया रंग लग रहे पीले पीले। शेर बोल रहा है, तुमने भी गजराज कहाँ है ये रूप गंवाया, सिकुड़ गई है खाल और चिपकी है काया। सुनो शेर सिंह जी तुमको मैं क्या बतलाऊं, जंगल सब कट गए कहाँ से भोजन पाऊं। जंगल सब कट गए मित्र सब ताकत खोई, भूखा मैं मर रहा मित्र सब ताकत खोई। हाथी बोलेगा, जंगल सब कट गए किस तरह पानी बरसे, पानी भर भर सून नहाने को मन तरसे। तो यहाँ पर एक दूसरे की व्यथा को बता रहे हैं वो कि जंगल कटते जा रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पर दी गई कविता को आपको कहानी के रूप में अगर लिखना हो तो एक बार शेर और हाथी रास्ते में मिले। हाथी ने शेर से कहा कि शेर सिंह तुम ढीले ढीले और पीले पीले क्यों लग रहे हो। इस पर शेर ने हाथी से कहा कि तुम भी बहुत कमज़ोर से लग रहे हो, तुम्हारी जो खाल है वो ढीली ढीली हो गई है। तो हाथी बोला, हाँ भाई अब लोगों ने सारे जंगल काट दिए हैं इसलिए भरपेट भोजन नहीं मिलता है, वर्षा भी नहीं होती है। शेर बोला, भाई मुझे भी कुछ खाने को नहीं मिलता इसलिए मेरी ताकत भी खो गई है। तो हाथी ने शेर से क्या पूछा? हाथी ने शेर से पूछा कि तुम ढीले ढीले और पीले पीले क्यों नजर आ रहे हो। शेर और हाथी का शरीर कमज़ोर क्यों हो गया था? जंगल कट जाने के कारण उनको भरपूर भोजन नहीं मिल पा रहा था और बारिश नहीं होने से पानी भी अपर्याप्त मिल रहा था, आवास की कमी हो गई थी। जंगल कटने से जानवरों का क्या नुकसान हो रहा है? जंगल कटने से जानवरों के आवास कम होते जा रहे हैं और भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है, स्वच्छंद आनंद नहीं उठा पाते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 66 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 67
67 का सॉल्यूशन। तो यहाँ एक गद्यांश है जिसे पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो गद्यांश कुछ इस तरह से है। संदेश भेजने के लिए पत्र का प्रयोग कई सदियों से होता जा रहा है, लेकिन अब तो लोग ईमेल से तुरंत संदेश भेज देते हैं। इंटरनेट नाम की कंप्यूटरों की महाजाल की वजह से ये संभव हुआ है। आपने कंप्यूटर के बारे में तो सुना ही होगा, आपके स्कूल या किसी दुकान में शायद आपने इसे देखा भी होगा। वीडियो दिखाने वाला स्मार्टफोन भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या आपने कहीं कंप्यूटर देखा है? अपने अनुभव शेयर कीजिए। हाँ, हमने ई मित्र पर कंप्यूटर देखा है। हम अपनी छात्रवृत्ति फॉर्म भरने, परीक्षा फॉर्म भरने या आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं, तब कंप्यूटर द्वारा कार्य किया जाता है। पढ़ाई और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट किस तरह से उपयोगी है? तो किसी भी प्रश्न का हल समझने के लिए पाठ्यपुस्तक सामग्री देखने व पढ़ने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर तरह तरह की पढ़ाई की वीडियो, देश विदेश की खबरें, खेलों की जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। ईमेल को और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा जो है नाम है। यदि आपको अपना ईमेल पता तैयार करना हो तो पते के लिए क्या आप नाम चुनेंगे? तो rohan@gmail.com हो जाएगा। कोई भी आपकी आईडी होगी, ईमेल आईडी, तो @ जरूर आता है, उसमें gmail.com जरूर आता है। आगे नाम आप अपनी स्वच्छता से लिख सकते हैं। तो ये होता है डन कार्यपत्रक 67 वर्कशीट 67 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 68 68 का सॉल्यूशन। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे बचपन से ही दिमाग के धनी थे। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा भारत में रहकर की। बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए और प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के एक नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूरे एशिया में सीवी रमन पहले व्यक्ति थे जिनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये सीवी रमन से लेकर के, जो कि भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। तो नीचे दी गई जानकारी में सही जानकारी चुनिए। सीवी रमन कौन थे? वैज्ञानिक थे। प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत हुए थे? वे साइंस कॉलेज कलकत्ता में। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार। कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको एक जो घटनाएं हुई हैं उनके क्रम को जमाना है। जैसे सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट हो जाएगा, उन्होंने भारत में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। तो ये 4th नंबर हो जाएगा, पहले आएगा। बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। देन उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। और लास्ट में हो जाएगा, प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। रस हिंदी खान की है, हिंदी रस की खान है। एकता ही हिंदी की कुंजी राष्ट्र है, तो यहाँ हो जाएगा हिंदी ही राष्ट्र एकता की कुंजी है। नेक्स्ट हो जाएगा, भाषाओं की रानी हिंदी है। सीवी रमन को क्षेत्र में विज्ञान के पुरस्कार नोबेल मिला। तो यहाँ हो जाएगा, सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अब तो हिंदी भाषा के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना भी मैं आपको बता रही हूँ। बहुत गर्व से बता सकती हूँ ये न्यूज में आपको, कि जो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में पहली बार इंजीनियरिंग मेडिकल जो भी पढ़ाई है वो हिंदी में भी होगी। वहाँ पर टेक्निकल वर्ड्स को आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश का यूज़ करते हैं, बट हिंदी में सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ के स्टूडेंट। तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर अब इंजीनियरिंग, मेडिकल की और बहुत सारी एग्ज़ाम्स हिंदी में होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है हिंदी विषय के लिए। वैज्ञानिक भारत के सीवी रमन थे, तो यहाँ हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस, सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे। और मैं अपनी तरफ से शिवराज सिंह चौहान को कोटि कोटि प्रणाम भी करती हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने हिंदी भाषा को इतना तवज्जो दी, इतना बढ़ाया आगे और ये निर्णय लिया। नेक्स्ट है, इनका शोध प्रसिद्ध हुआ प्रकाश किरणों पर। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश किरणों पर इनका शोध प्रसिद्ध हुआ। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 68 वर्कशीट 68 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 69 कार्यपत्रक 69 का सॉल्यूशन, जिसमें शब्दों की सहायता से नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखिए। यहाँ पर आपको कहानी लिखनी है। यहाँ पर देखिए, आपको सूरजमुखी के फूल दिख रहे हैं, मधुमक्खियाँ दिख रही हैं, बच्चे भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, संकट सीखना, चिल्लाना, मित्र, सबक मिलना, सर पर भागना। तो इससे रिलेट आपको वर्ड्स जो दिए हुए हैं, इससे रिलेट आपको एक कहानी बनानी है कि कुछ नटखट बच्चे एक बगीचे में पहुंची। सुंदर सुंदर फूल देखकर वे उनको तोड़ने लगे, जबकि वहाँ फूल तोड़ना मना है। तो वहाँ लिखा हुआ था कि फूल तोड़ना मना है, लेकिन वे नहीं माने। जैसे ही उन्होंने फूल तोड़ने के लिए डाली को खींचा, फूलों में बैठी जो मधुमक्खी है उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से उन्हें जलन व पीड़ा होने लगी। वे चीखते चिल्लाते हुए सर पर भागने लगे। तब मधुमक्खी ने उनसे कहा कि अब पता चला तुम्हें दर्द क्या होता है, इसी तरह फूलों को भी दर्द होता है। नटखट बच्चों को अच्छा सबक मिल गया था। तो इससे रिलेट आपको एक कहानी लिखनी थी। तो इस तरह से हमने वर्ड्स को यूज़ करते हुए, शब्दों को यूज़ करते हुए कहानी लिखती है।
देखेंगे कार्यपत्रक 70। तो यहाँ क्वेश्चन है, नीचे दी गई पहेलियों को समझकर हल करिए। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर पर है ताज भी बादशाह जैसा। तो देखिए, दुम पर आपको पैसा जैसा दिखता है, एक जानवर ऐसा है जिसके सिर पर ताज भी है, बादशाह जैसा फील होता है उसको देख करके। तो क्या होगा ये आंसर? ये होगा मोर। पक्षी एक देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, आसमान का नापे छोर। पक्षी एक ऐसा अलबेला पक्षी है जो कि बिना पंख ही उड़ता है और अपनी लंबी जो गले में लंबी डोर के साथ में आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ता रहता है। तो ये कौन है जो जो पक्षी भी नहीं है और बिना पंख के उड़ता है? ये है पतंग, जिसे हम डोर लगा करके उड़ाते हैं। बात पूरी कीजिए। अंडे से एक क्या निकला? चूजा निकला। उसने कुतिया से पूछा, क्या तुम मेरी माँ हो? कुतिया बोली, नहीं, मेरे तो 4 पिल्ले हैं, तुम्हारी माँ के 2 चूजे हैं। चूजा, क्या तुम मेरी माँ हो? एक लड़की से पूछा है चूजा। नहीं, मेरे तो 2 बच्चे हैं, तुम्हारी माँ के 2 चूजे हैं। चूजा, क्या तुम मेरी माँ हो? फिर वो किसके पास जाता है? पीजन के पास, कबूतर के पास। नहीं, मेरी आवाज़ तो गुटरगू है, तुम्हारी माँ कुकरुक करती है। चूजा, तुम कुक कुक करती हो, तुम ही माँ हो। तो ये अपनी फाइनली माँ के पास पहुँच गया है, मुर्गी के पास। मुर्गी कहती है, हाँ हाँ, मैं ही माँ हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी एक कविता भी डन होती है इसी के साथ। तो ये थी पहेलियों को समझ कर के पढ़ना, निहित अर्थ को समझ पाना। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 70। अब देखेंगे आंकड़पत्रक 12। तो यहाँ गद्यांश है जिसे पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते दिखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब स्वामी जी ने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया, बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए, सभी बिल्कुल सही लगे। ये देखकर लड़कों को बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने पूछा कि आप कैसे कर लेते हो? स्वामी जी बोले, जो भी कर रहे हो अपना दिमाग पूरी उसी काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर होना चाहिए, तब तुम कभी भी चूकोगे नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। मेरे देश में बच्चों को यही सिखाया जाता है। तो वो यहाँ पर भारत देश की व्याख्या बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं भारत देश की विशेषता को। और साथ ही उन्होंने अपना परचम भी लहराया था अमेरिका के। आपने स्वामी विवेकानंद की कहा जो विवरण है जो उनकी आत्मकथा का, वो तो आपने पढ़ ही रखा होगा। 12 जनवरी को उनका डेट ऑफ बर्थ आता है, जिसके कारण जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके बारे में बहुत सारी बातचीत की जाती है स्कूल विद्यालय में। तो बहुत ही सुशील एक व्यक्तित्व था उनका और बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे वो। उन्होंने भारत को बहुत ऊंचे लेवल पर अमेरिका में भी फेमस किया था। जब भारत के लोगों को कुछ भी नहीं समझा जाता, तुच्छ समझा जाता था, तो उन्होंने उस टाइम में अपने भारत की एक अलग पहचान बनाई थी दुनिया भर के सामने। तो यहाँ विवेकानंद भ्रमण कर रहे थे किसका? अमेरिका में। विवेकानंद ने निशाने लगाए 12 निशाने, उनके निशाने लगे पूरे 12 सही। लड़के निशाने लगा रहे थे तैरते अंडों के छिलकों पर। लड़कों का निशाना सही क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि लड़कों का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं था। हमें अपने काम में सफलता किस तरह मिल सकती है? यदि हम जो कार्य कर रहे हैं हमारा ध्यान सिर्फ उसी काम पर हो तो हमें सफलता निश्चित मिल सकती है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द के सही भेद पर निशान लगाएं। मैं हॉकी का मैच देखने गया था। मैं यहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पुरुषवाचक। कल राजू से कोई मिलने आया था। अब कोई यानी कि पता नहीं है, कोई आया था यानी किसी के भी बारे में बताया जा सकता है, तो यहाँ पर होगा अनिश्चयवाचक। यह मेरा घर है, तो यहाँ पर जो बोल रहा है यह मेरा, कोई ना कोई पुरुष बोल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ईमेल का दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये डन होता है। 71 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक अनुच्छेद दे रखा है जिसे पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो सबसे पहले रीड करेंगे इसे। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। बात हो रही है शिमला की जो माल रोड है वहाँ पर स्थित पोस्ट ऑफिस की। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर्स और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। पिन कोड का पत्र पहुंचाने में खास महत्व होता है। पत्र में शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। पिन कोड 6 अंकों का होता है। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे, जब संचार और परिवहन के साधन कम थे। हर कार्य पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे।
आज संदेश भेजने के लिए नए नए साधन उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज, जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब लोग नई तकनीकों जैसे ईमेल आदि से जुड़ गए हैं। अपनी बात कोई भी व्यक्ति तुरंत दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है। तो जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आपने देखा होगा चिट्ठियों का ढेर, और आप तक पहुँचती हैं चिट्ठियाँ। सुख दुख की चिट्ठियाँ होती हैं, सभी तरह की चिट्ठियाँ आपके पास पहुँचती हैं। राखी पहुँचती है, भाई दूज पे तिलक पहुँचता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें डाक की के तौर पे आपके पास में पहुँचती हैं। तो सबसे ज़रूरी वहाँ पर लिखना होता है आपको पिन कोड। पिन कोड के द्वारा ही आपके घर तक पहुँचा जाता है डाके के द्वारा। तो यहाँ पर है पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है, 6 अंकों का पिन कोड होता है। आज हम संचार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं, ईमेल का, मोबाइल का, टीवी का, पोस्ट ऑफिस का। दिए गए शब्दों की अर्थ लिखिए। छांटना अर्थात अलग करना, गुनगुनी अर्थात हल्की गन, परिवहन अर्थात आवागमन यातायात के साधन को बोलते हैं, हर कार्य अर्थात डाकिया, तकनीकी प्रवृत्ति, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। वाक्य को आपको पूरा करना है। बिना तारों का टेलीफोन है कौन, मोबाइल फ़ोन। ईमेल इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पत्र में ये जानकारी किस क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं घर का नंबर, गली मोहल्ले का नाम, गांव या कस्बे शहर का नाम, खंड का नाम, और लास्ट में लिखते हैं राज्य का नाम। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 71। अब देखेंगे कार्यपत्रक 72। अगेन हमें यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है जिसे पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बात हो रही है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। यह किला बेड़च नदी के किनारे बना हुआ है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर इस किले को देखने के लिए आते हैं। तो चित्तौड़गढ़ है शूरवीरों का शहर। चित्तौड़गढ़ की राजधानी थी मेवाड़ की। चित्तौड़गढ़ किसकी राजधानी थी, मेवाड़ की। चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बेड़च नदी पर। चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में है, राजस्थान में। अर्थ लिखकर बताइए। साहस अर्थात वीरता। हमारे देश भक्तों के साहस के कारण देश आज़ाद हुआ। बलिदान, देश को आज़ादी दिलाने से बहुत से वीरों ने बलिदान दिया। शूरवीर, महाराणा प्रताप एक शूरवीर शासक थे। विश्व, भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतकर देश का नाम रोशन किया। चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। साहस अर्थात हिम्मत, अद्वितीय अर्थात अनोखा, सिरमौर अर्थात सिर का ताज। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 72। अब देखेंगे कार्यपत्रक 73। दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक संवाद दे रखा, आपस में बातचीत कर रहे हैं पवन और समीर। तो उनको पढ़ेंगे, देन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पवन बोल रहे दिवाली पर तुम्हारी कितनी छुट्टियां हैं। समीर बोल रहा है हमारी 1 सप्ताह की छुट्टी है। पवन बोल रहा है तब तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें। समीर, इस बार मैं खूब पटाखे चलाऊंगा। पवन, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगा। समीर बोल रहे पर क्यों। पवन, पटाखों से प्रदूषण फैलता है। समीर, पटाखों के बिना दिवाली का मजा ही क्या। पवन बोल रहा है पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। समीर बोल रहा है वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं, पटाखों से सांस और आंख की बीमारियां बढ़ जाती हैं। पवन, जब तू सब जानता है तो समीर ठीक है ना, मैं भी इस साल पटाखे नहीं चलाऊंगा। बट मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ एक दिवाली पर पटाखे चलाने से प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, शोर प्रदूषण होता है। क्या अदर डेज में फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं और जो एसी, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं जिसके कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन का वायु में फैलने का कारण जो बन रहा है, इसके अलावा जो वाहनों के धुएं होते हैं, क्या इनसे वायु प्रदूषण नहीं होता है। क्या एक दिन के फटाकों से वायु प्रदूषण होता है, नहीं। ये सिर्फ बातें कही गई हैं। दिवाली पर खूब पटाखे चलाने चाहिए, खूब इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि एक ही दिन मिलता है जब हम कम्प्लीटली अपना खुशी मना सकते हैं अपने फैमिली के साथ में। तो मैं इस बात को समर्थ नहीं करती हूँ कि पटाखे के बिना दिवाली अधूरी बहुत अच्छी मन जाएगी। जी नहीं, पटाखों के साथ ही दिवाली का मज़ा है, आनंद है। अगर ऐसा ही है तो अदर डेज में पटाखे जो चलाते हैं उन्हें भी बंद कर दीजिए। ठीक है, साल भर कोई पटाखे नहीं चलाएगा, किसी के आगमन पर भी नहीं चलाएगा।
क्योंकि उससे प्रदूषण होता है। तो अगर प्रदूषण होने की बात कही गई है तो पूरे साल भर ही बंद कर दीजिए, सिर्फ दिवाली का नाम लेकर के पटाखों की बात ना की जाए। क्वेश्चन है प्रदूषण क्या है? प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण के घटक वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित पदार्थों से दूषित होना, जिससे सजीवों पर विपरीत प्रभाव पड़े। कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है। हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? अवांछित हानिकारक पदार्थों को इस्तेमाल नहीं करके प्रदूषण को रोक सकते हैं। पटाखे बड़े बूढ़े बीमार लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं? पटाखों से निकलने वाला धुआं बीमार लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर देता है। इनकी आवाज से कान बहरे हो जाते हैं। आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं? हम दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं, इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे चलाते हैं, दिए लगाते हैं, एक दूसरे के घर पर मिलने जाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं हमारी फैमिली के साथ में, परिवार के साथ में। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 73। अब देखेंगे कार्यपत्रक 74, जिसमें है एक पद्यांश, जिसे पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो भी जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, हारे नहीं इंसान, हे संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो यहाँ पर एक मोटिवेशनल कविता है, जिससे बताया गया है कि कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कांटों में भी गुलाब खिलते हैं। तो आप कैसी भी परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं? आप आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ ये एक्सक्यूजेस होती हैं कि हमारे पास में ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत कम जिसके पास में खाने को भी नहीं रहता है, वो भी आज लड़का या लड़की पढ़ कर के अपने नाम को रोशन कर रहे हैं, गांव को रोशन कर रहे हैं, अपने देश को रोशन कर रहे हैं। तो एक्सक्यूजेस अपने साइड में रखें और पढ़ाई करें मन लगा करके। देन आप देखें कि आपको कितनी तरक्की मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब कवि ने जीवन का सच्चा सच किसे कहा है? कि कवि ने जीवन का सच्चा संघर्ष, जो सच्चा सच है, वो संघर्ष को कहा है। चुपचाप अपने आप से लड़ने का क्या महत्व है? चुपचाप अपने आप से लड़ने का महत्व है गुमसुम या उदास चिंता में डूबे रहना। कांटे और कलियां किसका प्रतीक है? कांटे और कलियां सुख दुख का प्रतीक है। कवि क्या संदेश देना चाहता है? सहन दुखों या कष्टों, संघर्षों से कभी हारे नहीं, ये संदेश देना चाहता है। हार सच शब्दों की विलोम शब्द लिखिए। हार का हो जाएगा जीत और सच का हो जाएगा झूठ। ता प्रत्यय लगाकर कोई 4 नए शब्द बनाने हैं। सुंदर में ता लगा देंगे सुंदरता, मधुर में ता लगा देंगे मधुरता, विशेष में ता लगा देंगे विशेषता, एक में ता लगा देंगे एकता हो जाएगा। 75 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश दे रखा है जिसे पढ़ना है और रीड आउट करके आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारत एक महान देश है। भारत की यहाँ पर विशेषताएं बताई जा रही है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई को प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियां भारत भूमि को जलदान करती हैं। खेती सोना उगलती है। वन उपवन उद्यान फूल फल लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती हैं, जो हमारे रोग दूर करने के काम आती हैं। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं भारत है। हम सब उसकी ऋणी हैं। तो भारत की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी हिमालय के कारण। तो यहाँ हिमालय के बारे में बताया गया है, क्योंकि हिमालय ही है जिसके कारण आज भारत में जो भी है वो हिमालय के कारण ही है। तो हिमालय को श्रेष्ठ कहा है, हिमालय को भारत के बराबर कहा है कि हम सब उसकी ऋणी है, क्योंकि वहाँ से ही हमें जड़ी बूटियाँ, पानी, जल सभी मिल रहा है। तो क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। अब देखिए, महान हिमालय की बात की जा रही है, तो यहाँ पर शीर्षक हो जाएगा महान हिमालय। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं गंगा, यमुना। जलदान की तरह निम्न 3 शब्दों को भी बनाइए। जैसे जल दान होता है जल का दान करना, इसी तरह से अन्नदान अन्न का दान करना, भूमि दान भूमि का दान करना, नेत्रदान नेत्र का दान करना। हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा हिमधन आले, जिसमें दीर्घ संधि है, ए और आ हो जाएगा आ। हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, जड़ी बूटियां पाई जाती है और अटल है। हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना गया है? हिमालय पर्वत की महानता को भारत के गौरव का प्रतीक माना गया है। प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां लिखिए। तो यहाँ पर कविता में बदलना है आपको गद्यांश को। जैसे खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। अटल अमर शब्दों को उपसर्ग से अलग करके लिखिए। तो अटल में देखिए अ उपसर्ग लगा हुआ है, अ धन टल, और अमर में लिखा हुआ है अ धन मत। ठीक है, तो अ उपसर्ग है यहाँ पर दोनों में ही।
तो ये डन होता है कार्यपत्र 75। अब देखेंगे कार्यपत्र 76। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए चित्र है यहाँ पर एक ग्रामीण परिवेश का चित्र है जिसमें कुएं से जल निकाल रही है महिला। लड़की खड़ी है वहाँ पर, देखिए जो बकरी है वो घास चर रही है। एक लड़की है साइकिल चला रही है। एक फल सब्जी वाला जा रहा है, देखिए। इसी तरह से एक डंठल उठाए, जो लकड़ियों का डंठल होता है, लकड़ियों का गुच्छा, वो ऊपर सर पर उठाए जा रहा है। एक आदमी जा रहा है लाठ को लेकर। तो यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाई गई कि 8 वस्तुओं के नाम लिखिए। पुरुष, औरतें, बकरी, कुआं, पेड़, झोपड़ी, मटका, सब्जी वाला। तो यहाँ ये सब दिखाई दे रहा है। इस चित्र में घरों की छत किस सामग्री से बनी हुई है? सरकंडे एवं बांस व घास से। आपके गांव में कौन कौन से पेड़ हैं, उनके नाम लिखिए। नीम, आम, पीपल, पपीता, अमरूद, केला, अशोक, जामुन। आपके घर की छत किस सामग्री से बनी हुई जानकारी कर लिखिए। तो हमारी घर जैसे सीमेंट, बजरी, सरिया, पत्थर, मिट्टी। आपके घर जिस चीज़ से बने हुए हैं आप पूछ करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। घरों की किवाड़, खिड़की किस सामग्री से बनते हैं? लकड़ी, लोहा, एल्यूमिनियम, कांच से। तो ये डन होता है कार्यपत्र 76 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 77। यहाँ पर समाचार पत्र की एक कतरन दी गई है जिसे पढ़ना है और प्रश्न के उत्तर देने हैं। समाचार है जयपुर 17 अगस्त रविवार तड़के हादसा लगभग 4-5 बजे हुआ। दिल्ली रोड पर पुलिस चौकी के पास सड़क से गुजरते किसी वाहन ने मादा लंगूर को चपेट में ले लिया। उससे लिपटा बच्चा भी वाहन तले न आ जाए, इसलिए लोगों ने बच्चे को सड़क के किनारे कर दिया। लोगों ने फल दिए पर उसने देखा तक नहीं। रह रहकर मृत माँ के पास जाता रहा। लोग उसे हटाते रहे पर वह नहीं माना। आखिर दोपहर लगभग 1 बजे लोगों ने लंगूरों की झुंड में उसे ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ दूसरी माता लंगूर ने अपने बच्चों को हटाकर उसे संभाला तो वह उससे चिपक गया। तो ये बात हो रही है, एक हादसा बताया गया है जिसमें जो छोटा लंगूर है उसकी माँ चपेट में आ जाती है किसी वाहन के, और वो बच्चा उसे नहीं छोड़ना चाहता है, बट लोगों ने उसकी मदद की और उसको झुंड में छोड़ा ताकि वो अपनी माँ से अलग माँ के पास ना जाए और माँ से दूर रहकर जी सके। तो ये समाचार पत्र प्रकाशित हुआ है 17 अगस्त को। हादसा हुआ था रविवार को। यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ है? जयपुर से। ये खबर किसके बारे में? सड़क हादसे के बारे में जिसमें मादा लंगूर किसी वाहन की चपेट में आ गई। लंगूर के बच्चे ने लोगों की दी हुई चीज़ें क्यों नहीं खाई? क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। आप घटना स्थल पर होते तो क्या करते? हम भी प्यार से उस बच्चे को चीज़ें खिलाते। सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन बहुत से जानवर मार जाते हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आप अपनी ओर से क्या सुझाव देना चाहेंगे? लिखिए। सड़क पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो तथा वाहनों की स्पीड तय हो। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 77। अब देखेंगे कार्यपत्रक 78 जहाँ पर एक कविता है जिसे पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने आपको दिए गए। ठीक है, तो कविता पढ़ेंगे। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे? सांप पूछता कछुए से, हाल चाल क्या तेरे? सूरज ने धरती से पूछा, लगा रही क्यों फेरा? धरती ने सागर से पूछा, क्यों मुझको है घेरा? तो ये कविता है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ एक दूसरे से ना कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो आप कल्पना करके ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में 2-2 पंक्तियाँ लिखिए। जैसे कछुए ने मछली से कहा होगा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं धरती से जल में आया हूँ। क्योंकि क्वेश्चन पूछा है उसने कि क्या लगते हो, क्यों आए हो मेरे पास में, तो ये बोलेगा इस तरह से। कछुए ने सांप से कहा होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, क्योंकि हाल चाल पूछ रहे हैं सांप। धरती ने सूरज से कहा होगा कि मैं आपको पूर्ण रूप से जानना चाहती हूँ कि क्या आप चारों तरफ से इतने गर्म हैं। तो सागर ने धरती से कहा होगा कि मैंने तुम्हें सूर्य की तेज गर्मी से बचा रखा है और इसलिए आप तुमको घेरा हुआ है। क्योंकि धरती पूछ रही है सागर से कि मुझको क्यों घेरा हुआ है, तो इसलिए वो बता रहा है। इस कविता को दी गई पंक्तियों की सहायता से आगे बढ़ाइए। चांद ने तारों से पूछा, दिन में कहाँ छुप जाते हो? बादल ने पर्वत से पूछा, क्यों मेरा रास्ता रोका? पेड़ ने छाया से पूछा, मेरे नीचे ही तुम क्यों रहती हो? तो इस तरह से आपको आगे बढ़ाना था दी गई कविता को। कार्यपत्रक 79 का सॉल्यूशन, जिसमें है एक गद्यांश जिसे पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। यदि सादगी से भरा जीवन उच्च आदर्शों एवं विचारों से युक्त हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति को लोभ, लालच, आडंबर, प्रदर्शन की भावना से दूर रखता है तो उसके विचार उसके मन को पवित्र और निष्कपट बना देते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, भाववाचक संज्ञा भी बनाइए। भाववाचक संज्ञा जिसे छू नहीं सकते हैं बट वो संज्ञा होती है, जैसे आप सोच सकते हैं, जैसे भरा, भरा का हो जाएगा खाली, अब भाववाचक संज्ञा हो जाएगा खालीपन, मुझे खालीपन सा महसूस हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। दूर अर्थात पास, निकट हो जाएगा यहाँ पर इसका विलोम शब्द, और भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा ये, इनसे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो निकटता। ठीक है, वो मेरे निकटता, जैसे नदी के पास निकटता पर ही एक जंगल है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इसका यूज होगा। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक, यहाँ पर सादा जीवन की बात की गई है तो उचित शीर्षक हो जाएगा सादा जीवन। व्यक्ति की महानता का प्रतीक है सादा जीवन। जो भी व्यक्ति महान जो हुए हैं और सादा जीवन जिए हैं ना, वो ही बहुत फेमस हुए हैं। जैसे आप देख लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री को देख लीजिए, वो अपने उच्च पद पर होते हुए भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। इसी के लिए आज वो महान हस्तियों में गिने जाते हैं और उन्हें याद किया जाता है सच्चे दिल से। तो इसी के लिए जो सादा जीवन जीते हैं वो मरने के बाद भी उन्हें याद किया जाता है, क्योंकि उनका जीवन बहुत ही सुखमय और वैसा रहा है कि उन्होंने हर किसी को अपनेपन से देखा है। जैसे आप टाटा को ले लीजिए, रतन टाटा जी जो बहुत बड़ी हस्ती है, फिर भी उनके देखिए आप बिल्कुल वो काम रहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, कभी भी घमंड नहीं किया उन्होंने अपने बड़प्पन पर। निष्कपट शब्द का अर्थ होता है कपट रहित। सादगी भरा जीवन मन को पवित्र करता है। सोने पे सुहागा होना, मुहावरे का अर्थ बताइए, बेहतर से और बेहतर होना। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 79 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 80, जिसमें एक संवाद है जिसे पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने। छत्रपति शिवाजी का संवाद है ये सेनापति से। सेनापति युद्ध का क्या समाचार है? सेनापति बोल रहा है महाराज युद्ध में हम विजयी हुए, बहोलोल खां दुम दबाकर भाग निकला। छत्रपति शिवाजी बोल रहा है सेनापति आपके हाथ में क्या है और इस पालकी में कौन आया है? सेनापति बोल रहा है महाराज ये मेरे हाथ में कुरान है, इस पालकी में बहलोल खान की बेगम गौहर बानो है। गौहर बानो आपके लिए तोहफा है। कुरान को अपमानित कर हम हमारे मंदिर और धर्म ग्रंथों का प्रतिशोध ले सकते हैं। छत्रपति शिवाजी बोलते हैं सेनापति स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमान करने के लिए नहीं, सम्मान के लिए होता है, जाओ इन्हें सम्मान लौटा कर आओ। तो बहुत ही महान हुए हैं छत्रपति शिवाजी भी, जैसे हमारे महाराणा प्रताप है, इसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में बहुत ही महान हुए हैं, जिन्होंने जैसे महाराणा प्रताप ने अपना एक जीवन में कर्तव्य निभाया, इसी तरह से छत्रपति शिवाजी ने भी निभाया है। और वो इसके विरुद्ध में थे कि किसी भी स्त्री का अपमान हो या किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान हो। उनके साथ में अपमान हुआ होगा पर उन्होंने कभी भी किसी स्त्री और धर्म ग्रंथ का अपमान नहीं किया है। इसी तरह से जैसे महाराणा प्रताप ने भी अपने जीवन काल में कभी किसी स्त्री और धर्म ग्रंथ का अपमान नहीं किया था, चाहे उनसे कितना भी अकबर लड़ा हो, फिर भी उसने नहीं, जो बेगमों को लेकर आए थे पकड़ करके उन्होंने छुड़वा दिया था। जैसे उनका बेटा है जो अमर, वो ले आया था बेगमों को पकड़ करके, तो उन्होंने उनसे भी कहा था कि तुम इन्हें छोड़ कर आओ, ये बहुत गंदी बात है। तो इस तरह से बहुत मान हस्ती हुए हैं हमारे इतिहास में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखेंगे, युद्ध से दुम दबाकर कौन भागा? बहलोल खां। दुम दबाकर भागना अर्थात डरकर भाग जाना। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ रामायण, गीता, वेद है। उसी तरह इस्लाम, ईसाई, सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम लिखिए। इस्लाम का है कुरान, ईसाइयों का है बाइबिल और सिख का है गुरु ग्रंथ साहिब। एक अच्छे शासक के क्या गुण होने चाहिए? वे देशभक्त और बहादुर होना चाहिए, वे जनता का सेवक और उसके सुख दुख को समझने वाला, धर्मनिरपेक्ष, सभी का मान सम्मान करने वाला होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी ने कहा स्त्री और धर्मग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए होते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, क्योंकि नारी सम्मानजनक होती है। कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, वह धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती है, जहाँ नारियों का सम्मान नहीं किया जाता है, वहाँ देवता कभी निवास नहीं करेंगे, चाहे आप कितनी ही देवी की पूजा कर लीजिए। आप अगर घर की स्त्री को अपमानित कर रहे हैं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप एक मूर्ति की पूजा करें, आप एक तस्वीर की पूजा करें, आप कन्याओं को जिमाएं। आप पहले अपनी कन्या, अपनी जो जैसे वाइफ है उनका सम्मान करें, देन आप एक्सपेक्टेशन रखें कि आपके घर में कोई देवता निवास कर सकता है। आप भी कोई ऐसे दो महान पुरुषों के नाम लिखिए जिन्होंने धर्म और स्त्री का सम्मान किया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे महान पुरुष हुए हैं जिनके आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्र